हेलो एवरीवन, दिस इज सईदा खालदनूरी एंड वेलकम बैक टू जीटीएन क्लासेस। हम अपना जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज चैप्टर 5 फ्रॉम क्लास 12 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उस चैप्टर में हमने मैक्सिमम सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हमें सिर्फ छोटी छोटी कुछ डिजीजेज हैं, उन्हें स्टडी करना है कि मतलब ऐसे बहुत सारे डिजीजेज होती हैं जो जेनेटिकल डिजीजेज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि जैसे यूजुअली आप देखते हो डेली लाइफ में आप बोलते हैं ना कि इनके फादर डायबिटिक हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इनके जो आने वाली जनरेशन हो वो डायबिटिक हो, इनकी मदर डायबिटिक है तो आने वाली जनरेशन डायबिटिक हो सकती है। या कलर ब्लाइंडनेस का है तो कलर ब्लाइंडनेस में भी लोग कहते हैं कि इनके फादर कलर ब्लाइंड थे, इनकी मदर कलर ब्लाइंड थी तो इनकी आने वाली जनरेशन कलर ब्लाइंड होगी, या इनके फादर कलर ब्लाइंड हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इनकी आने वाली जनरेशन कलर ब्लाइंडेड हो। तो ये सब जो चीजें हैं ये बहुत लॉन्ग मतलब जब से ह्यूमंस को इंटेलिजेंसी मिली इवोल्यूशन के बाद और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद ये चीजें ह्यूमन को क्लियर थी कि कुछ डिजीजेस ऐसी हैं हमारे लाइफ में जो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से चिल्ड्रन में इनहेरिट होती है। मतलब कुछ डिजीजेस भी हैं जो इनहेरिट होती है और ये इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि जब बहुत सारे कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग देन ऑब्वियसली बहुत सारे बैड कैरेक्टर्स मतलब ऐसे कैरेक्टर जो यूजफुल नहीं है या हार्मफुल, उन्हीं को हम डिजीज बोल रहे हैं, तो वो भी इनहेरिट हो रहे होंगे। और ये सही बात भी है क्योंकि डायबिटीज का केस देखते हो आप, कलर ब्लाइंडनेस का केस देखते हो, ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं जिनका अभी हम लोग जिक्र करेंगे। फेनिलकेटोनुरिया है, थैलेसीमिया है, बहुत सारे डिजीजेस हैं। तो ये जो डिजीजेस होती है मतलब ऐसी डिजीजेस जो कि पेरेंट्स से उनकी नेक्स्ट जनरेशन में उनके ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं जेनेटिकल डिजीजेस या जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। तो अब हमें जो इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो बस ये लास्ट चीज है, दैट इज जेनेटिकल डिसऑर्डर। जब हम जेनेटिकल डिसऑर्डर स्टडी करते हैं तो अगर हम किसी प्लांट की बात कर रहे हैं या किसी दूसरे एनिमल की बात कर रहे हैं तो वहां पास हम कंट्रोल क्रॉसिंग, कंट्रोल रिप्रोडक्शन करा सकते हैं और बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाती है। जैसे पाइथन टाइम में था, कितनी सारी क्रॉसिंग कराई मेंडल सर ने, या ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल लिया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। मतलब इस तरह से टाइम टाइम पे अलग अलग एग्जाम्पल स्पेसिमेंस ले लेके साइंटिस्टों ने किया। लेकिन जब बात ह्यूमन की आती है तो आपको पता है कि ह्यूमन पर किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करना बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी आप देख रहे हो करंट सिचुएशन में कोरोना वैक्सीन का, वो वैक्सीन बहुत अच्छे मोटिव से बनी है कि लोगों के लिए हेल्पफुल हो, बट आप देख रहे हो कि हमारी जो पब्लिक है, चाहे इंडियंस हो चाहे आउट मतलब कंट्री के बाहर के भी लोग हो, वर्ल्ड वाइड ये बात है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इंडिया का प्रॉब्लम है, ये वर्ल्ड वाइड है कि लोगों को एक डर है कि नहीं ये वैक्सीन हमारे लिए हार्मफुल कहीं ना हो। कहीं कहीं इसके निगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिले और कहीं कहीं इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट माइंड में क्या एक डर बैठी है। तो अब सोचो एक छोटी सी वैक्सीन जो आपके लिए ही हेल्पफुल है उसके लिए हमारे माइंड में इतना डर है, तो क्या कोई साइंटिस्ट जब अपना एक्सपेरिमेंट करने बैठेगा तो आप ह्यूमन बॉडी दोगे? ऑफ कोर्स नहीं दोगे, क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ह्यूमन सेल्फिश होते हैं और ह्यूमन अपनी लाइफ को ज्यादा ही इंपॉर्टेंट समझते हैं। बाकी वो एनिमल्स पे कर लेते हैं, प्लांट्स पे कर लेते हैं, बट ह्यूमंस के लिए ज्यादा रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं और होने भी चाहिए, बिकॉज ह्यूमंस एक बहुत ही ज्यादा इवोल्व्ड कंडीशन के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अगर कुछ साइड इफेक्ट होगा तो बहुत ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं सोसाइटी में। तो इसके लिए क्या होता है कि अब ह्यूमंस पे उस तरह से तो एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर ह्यूमन में हमें किसी डिसऑर्डर की या मान लो किसी भी एक कैरेक्टर का ही देखना है कि उसका इनहेरिटेंस कैसा हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, मान लो हाइट एक कैरेक्टर है। अब हाइट ह्यूमन के केस में कैसी है, पॉलीजेनेटिक है कि मल्टीपल एलीलिक है, कैसी है? तो ये चीजें कैसे पता चलेंगी? तो इन चीजों के लिए क्या करा जाता है, लगातार से जनरेशन को ऑब्जर्व की जाती है, एक फैमिली ट्री ऑब्जर्व की जाती है। फैमिली ट्री का मतलब ये है, जैसे फर्ज करो कि मेरे फोर फादर्स रहे होंगे, मेरे ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, फिर इनसे ग्रेट ग्रैंड मदर होंगी, उनकी क्रॉसिंग हुई होगी, तो इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आई होगी जिनको हम बोलेंगे ग्रैंड फादर। और फिर ग्रैंड फादर से जो हम लोग के पेरेंट की जनरेशन है, दैट इज आर फादर जनरेशन, फादर एंड मदर जनरेशन, वो आई होगी, एंड देन अभी हम लोग मी। ठीक, तो हम लोग की ये चली। तो ये जो क्रॉसिंग होती है मेल एंड फीमेल के बीच में हर एक जनरेशन, मैंने अभी यहाँ से फादर फादर इसलिए लिख दिया था बिकॉज ऑलरेडी मैंने यहाँ बहुत सारे सिम्बल्स बनाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर को यहाँ कंसिडर करना है, यहाँ मदर फादर दोनों के ही जीन्स को, दोनों के ही कैरेक्टर को देखा जाता है कि अच्छा उनका पॉली फिनोटाइप ऐसा है,
तो इनका जीनोटाइप कैसा हो सकता है, उसको माइंड में उसका फ्रेम बनाया जाता है और फिर उनकी एक किसी दूसरे फिनोटाइप वाले से क्रॉसिंग कराई जाती है। फिर यहाँ पास हमारी जनरेशन ग्रैंडफादर की आएगी, इसमें ग्रैंड मदर और इनकी क्रॉसिंग होगी, फिर फादर मदर की क्रॉसिंग होगी, देन हमारी जनरेशन आई। ठीक है, तो ये जो लगातार से क्रॉसिंग कराई जाती है इसे बोलते हैं फैमिली ट्री। तो ये जो फैमिली ट्री होती है ये काफी हेल्पफुल होती है, क्योंकि आपने मेंडल के उसमें ये तो देख लिया है कि हर जीन कोशिश करता है कि अपने आप को वो एक्सप्रेस करे। वो बात और है कि हर जीन के दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, एलील्स हैं, कोई एक डोमिनेंट है, कोई एक रिसेसिव है। तो कोई कभी किसी जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाता है, जैसे कि F1 था, उसमें सिर्फ डोमिनेंट एक्सप्रेस कर पा रहा था, F2 में लेकिन सब एक्सप्रेस कर ले रहे थे। तो यहाँ आप देख रहे हो, ये F1 मिल गई, ये F2 मिल गई, ये F3 मिल गई, अभी आगे और बढ़ती जाएगी तो और भी मिलती जाएगी। तो ह्यूमन केसेस में क्या किया जाता है, इस तरह से फैमिली ट्री को स्टडी किया जाता है। अब जब फैमिली ट्री को आप स्टडी करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर जगह बार बार यही लिखोगे, ऐसे फादर लिखोगे, मदर लिखोगे, मी लिखोगे। तो इसके लिए जरूरी है कि कोई ना कोई एक सिंबल हो। तो जब आप फैमिली ट्री की स्टडी करते हो फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, अब वो डिजीज के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉर अ पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर, तो वो जो फैमिली ट्री की स्टडी होती है उसी को बोला जाता है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, फैमिली ट्री एनालिसिस होती है ये, फैमिली ट्री एनालिसिस। एंड इसमें पर्टिकुलर जिस भी आप डिजीज की बात कर रहे हो उसके लिए इसमें पर्टिकुलरली उस एक कैरेक्टर को देख के कई सारी जनरेशन्स को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो कलर ब्लाइंडनेस को कई सारी जनरेशन्स तक ऑब्जर्व किया जाएगा, हिस्ट्री देखी जाएगी। जैसे अभी मैं हूँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर तो नहीं है, तो लेकिन क्या किया जाएगा कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की हिस्ट्री को देखा जाएगा कि उनके अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम था। या अगर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी नहीं है, ग्रैंडफादर है, तो उनकी देखी जाएगी, मेरे फादर की देखी जाएगी, मेरे फादर से मेरे ग्रैंडफादर का पता लग सकता है, ग्रैंडफादर के थ्रू मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को पता चल सकता है। तो लिंक्ड होते हैं सबके जीन्स एंड सबके क्रोमोसोम्स, क्योंकि आपको पता ही है कि कैसे सेग्रीगेशन होता है, कैसे हमारे गैमीट्स में हमारे हमारे बैक जनरेशन के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो उसी के बेसिस पे पेडिग्री एनालिसिस की जाती है। जब पेडिग्री एनालिसिस की जाती है तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जिनको आपको लर्न करना है, क्योंकि अगर आप एकदम स्टिक होकर अपने सिलेबस पर आओ कि अच्छा पेडिग्री एनालिसिस मेरे एग्जाम के हिसाब से कैसा है, तो आपके एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो पेडिग्री एनालिसिस उस लेवल का नहीं आता है। अगर एकदम स्ट्रिक्ट होकर देखा जाए तो आपके बुक में सिर्फ दो ही एग्जाम्पल होंगे पेडिग्री एनालिसिस के, एक सिस्टिक फेब्रोसिस का है आई गेस, एंड एक शायद एक थैलासीमिया का है, और शायद एक कलर ब्लाइंडनेस का भी जनरली हर एक बुक में देखने को मिलता है। तो ये दो तीन ही हैं जो आते हैं। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि अगर आप सिलेबस से अब बात कर रहे हो, क्योंकि हमारा टारगेट मेन क्या है, सिलेबस है, तो आपके बुक में आपके कोर्स में जो भी डिजीजेज हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, थैलासीमिया है, फेनिलकेटोन्यूरिया है, तो ये जो डिजीजेज हैं इन डिजीजेस को आपको अच्छे से स्टडी करना है, हेमोफीलिया भी है, इनको स्टडी करना है और इन्हीं का पेडिग्री एनालिसिस भी सीखना है, क्योंकि इन्हीं में से आपके एग्जाम में आएगा। तो उसका जो सबसे पहला इनिशियल स्टेप है वो ये है कि आपको इन सिंबल से फैमिलियर होना पड़ेगा। तो देखो होता क्या है कि जब ब्लैक कलर से, क्योंकि अभी मैं यहाँ बोर्ड पे हूँ तो मैं यहाँ दो अलग कलर यूज कर रही हूँ, तो मैंने ब्लैक कलर से एक अनइफेक्टेड मेल, सर्कल से फीमेल, एंड दिस स्क्वायर ये भी है बट इसको इस तरह से कर दिया गया है, मतलब ट्विस्ट करके। तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है, यहाँ मेटिंग शो की जा रही है। सेक्स अनस्पेसिफाइड का मतलब क्या है, जब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर उस टाइम पे ही आप देख रहे हो तो उस टाइम जेंडर स्पेसिफाइड तो है नहीं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, सेक्स अनस्पेसिफाइड कंसिडर करोगे। मेटिंग अगर दिखानी है मेल एंड फीमेल के बीच में तो आप ऐसे दिखाओगे। और अगर ये डबल लाइन दिखा दी गई है तो इसे बोलते हैं कौन सा जीनियस मेटिंग। इस मेटिंग का मतलब ये है कि यहाँ कजन्स में या उन्हीं के बीच में जब क्रॉसिंग कराई जाती है, सेम रिलेटिव्स के बीच में, मतलब जिस जनरेशन से या जिस फैमिली ट्री से हम बिलोंग कर रहे हैं उसी फैमिली ट्री से कोई दूसरा शख्स बिलोंग करे और उनकी जब क्रॉसिंग कराई जाती है तो उसे हम बोलते हैं कौन सा जीनियस मेटिंग। एंड जब हम इसे एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं तो दिस मेटिंग सिंपली मीन्स कि आउटब्रीडिंग हुई है, दो ऐसे शख्स के बीच में क्रॉसिंग कराई गई है जो अलग अलग फैमिली ट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पास ये मेटिंग का सिंबल हो गया। मान लो इनके बीच में मीटिंग हुई तो इन्हें एक मेल एक फीमेल मिला, एक मेल ऑफ स्प्रिंग मिला, या इनके बीच में मीटिंग हुई और इन्हें एक इफेक्टेड ऑर्गेनिज्म मिला, और ये स्क्वायर हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने क्या किया है, ब्लैक से
अनइफेक्टेड को रिप्रेजेंट किया है। और जहां जहां मैंने रेड सिंबल बनाए हैं, जैसे ये रेड है, तो इसको मैंने बनाया, ये आपका इफेक्टेड है, डिजीज्ड पर्सन है, ठीक है। तो सिंबल वही रहेंगे, बस क्या होगा, आप उसका कलर बदल दो। अब आ जाओ एग्जाम पे। एग्जाम में अगर आता है तो आप कैसे करोगे, एग्जाम में भी आप चाहो तो दो कलर यूज कर सकते हो, आप ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा होगा कि आप ऐसे यूज करो, क्योंकि बुक्स में भी ऐसे ही जनरली यूज होता है, एंड ये ज्यादा रिप्रेजेंटेबल लगता है कि आप इफेक्टेड अनइफेक्टेड को, जैसे ये अनइफेक्टेड मेल है, इसको आप ऐसे ही शो करो, बट अगर आपको इफेक्टेड शो करना है तो इसको आप सॉलिड कर दो, सॉलिड इन द सेंस इसमें आप कलरिंग पूरी फिल कर दो, जो भी कलर आप यूज कर रहे हो, अगर आप ब्लू पेन यूज कर रहे हो तो ब्लू से ही इसको रिप्रेजेंट करो, ब्लू से इसको करो, बट इसमें क्या करो, इसको कंप्लीटली फिल कर दो और इसको बोल दो ये क्या है, आपका इफेक्टेड मेल है। और अगर आप नीचे नहीं भी लिखोगे, मान लो अगर आप कहीं क्रॉसिंग करा रहे हो, कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेड दिखाइए पेडिग्री एनालिसिस के उसमें, तो आप वहां पास अगर ये नहीं भी लिख रहे हो कि ये सॉलिड जो है इफेक्टेड मेल दिखा रहा है और ये अनइफेक्टेड दिखा रहा है, तो वो अंडरस्टूड ही होता है, क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस की ही इसलिए जाती है ताकि हम बड़े बड़े वर्ड से बच सकें और छोटे छोटे सिम्बल्स के थ्रू अपना पूरा काम कर सकें। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि फिर अब हम डिसऑर्डर्स पे आते हैं। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, लास्ट सिंबल को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। जो लास्ट सिंबल मैंने यहाँ बनाया था वो कुछ इस तरह से था, और इसमें बीच में नंबर लिखा था, तो वो नंबर जो लिखा रहता है उससे पता चलता है कि कितने ऑफस्प्रिंग को हम अभी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये सिंबल जब इस तरह से बना रहे और उसके बीच में नंबर लिखा रहा है, तो ये जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर ये 5 है तो ये हो जाएगा आपका 5, और आप देख रहे हो ये सॉलिड नहीं है, इसमें फिलिंग नहीं हुई है, सिर्फ आउटलाइन है, तो ये अनइफेक्टेड का होता है, तो आप बोलोगे 5 अनइफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग। और यहाँ पास आप क्या करोगे, सेक्स अनडिटरमाइंड या जेंडर अनडिटरमाइंड वाला ही, अनस्पेसिफाइड जेंडर वाला ही सिंबल यूज करोगे, क्योंकि जब आप 5 कंसीडर कर रहे हो तो उस 5 में हो सकता है कोई मेल हो कोई फीमेल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पास अगर आपने 5 लिखा है तो 5 हो जाएगा, 6 लिखोगे तो 6 हो जाएगा, 10 लिखोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये सिंबल्स थे आपके। देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर को आप कलेक्टिवली दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक आपका होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एक आपका मेंडेलियन हो जाएगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर, और एक आपका हो जाएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये शायद, क्योंकि अब इतना आप पढ़ चुके हो तो अब आपको इतना तो क्लियर होना चाहिए, जब मैंने यहाँ स्पेसिफिक नेम लिखा है मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो इट सिंपली मीन्स कि जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस का हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, उनकी जो थ्योरी पढ़ी थी, वो सारी चीजों को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऐसे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें आप सेम वे ऑफ इनहेरिटेंस शो कर सकते हो, एज यू हैव शोन इन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडलसन। जो उनका पाइसम से डाइवम का एक्सपेरिमेंट था, मोनोहाइब्रिड का डाइहाइब्रिड का, उसी लेवल के हिसाब से इनमें आप कैरेक्टर्स का फ्लो शो कर सकते हो, और क्रोमोसोमल में आपको क्रोमोसोमल थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको आप विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो फैमिली ट्री हम बनाएंगे, फैमिली ट्री में हम जो सिंबल्स यूज करेंगे, अभी हमने जैसे पढ़ा कि पेडिग्री एनालिसिस फैमिली ट्रेट्स को फैमिली ट्री में, फैमिली ट्री की एनालिसिस कराता है कि कौन सा ट्रेट कैसा किन में प्रेजेंट हो सकता था और उनमें कैसी ऑफस्प्रिंग आ सकती है, इस टाइप का। तो ये जो होता है उसी को हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। तो मेंडेलियन जो होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं, वो एग्जैक्टली सेम तरीके से आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसा कि आपने पीछे एक्सपेरिमेंट से पढ़े थे मेंडल सर के।
तो क्योंकि जब उनका एक्सपेरिमेंट लगभग सेम, मतलब वे ऑफ इनहेरिटेंस लगभग सेम है, तो हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू इजीली उनको ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो जब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आप पढ़ोगे तो मेंडेलियन में आप पेडिग्री एनालिसिस यूज कर सकते हो। इसके केस में आप उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग या कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाएंगे। ठीक, मेंडेलियन अगर डिसऑर्डर की बात की जाए तो मेंडेलियन डिसऑर्डर बहुत सारे हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका सिस्टिक फिब्रोसिस, आपका हीमोफीलिया, आपका कलर ब्लाइंडनेस, और भी बहुत सारे हैं, फेनिलकेटोनुरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक, तो इसमें से बेसिकली हमें कुछ हैं दो तीन इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये कलर ब्लाइंडनेस है, हेमोफीलिया है, फेनिलकेटोनुरिया है, थैलेसीमिया है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हमें एग्जैक्टली देखना भी है कि वो कैसे ट्रेस आउट होंगे, कैसे उनकी पेडिग्री एनालिसिस हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। और अगर हम अब यहाँ पास पहले तो हमने जेनेटिकल डिसऑर्डर को ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये देखा कि उसे हम मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल में डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं वो किन क्रोमोसोम्स से डिसाइड हो रहे हैं। क्रोमोसोम्स को हमने क्लियरली लास्ट वीडियोस में देखा था कि हम उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका सेक्स क्रोमोसोम और दूसरा आपका ऑटोसोम्स। तो ऐसे डिजीजेस जो सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू इनहेरेंट हो रही हैं, या ऐसे डिजीजेस जिनके जीन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, वो हमारे हो जाएंगे सेक्स लिंक्ड डिजीज या सेक्स क्रोमोसोमल डिजीजेस। और अगर ऐसे डिजीजेस जो सेक्स क्रोमोसोम्स पर नहीं बल्कि उनके जीन्स ऑटोसोम्स पर हैं, तो आप उन्हें क्या बोलोगे, ऑटोसोम लिंक्ड डिजीजेस। ठीक है, ये दो टर्म याद रखना, सेक्स लिंक्ड डिजीजेस एंड ऑटोसोम लिंक्ड डिजीजेस। तो अब हम क्या करते हैं, अपना पहला एग्जाम्पल दैट इज कलर ब्लाइंडनेस उसको देखते हैं। अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इस डिजीज से आप फैमिलियर ही होंगे, ऐसा नहीं है कि पहली बार आप नाम सुन रहे हो इस डिजीज का। इसमें क्या होता है स्पेसिफिकली, आपको पता है कि ग्रीन, ब्लू एंड रेड ये तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं। ये तीन कलर ही हमारी जो आईज होती हैं उनको डिटेक्ट कर पाती हैं। और वो मतलब जो हमें अलग अलग कलर्स दिख रहे होते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, ब्लू ग्रीन रेड से मिलकर ही बने हुए होते हैं। तो ये इन तीन कलर्स को देखने के लिए हमारे पास क्या होती हैं, कोन्स होती हैं हमारे आईज में। 11th में आपने पढ़ा होगा, और अगर इनकेस नहीं पढ़ा है, नहीं याद है, तो जब हम 11th में ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप एक बार जरूर देख लेना, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो कोन सेल्स होती हैं, या कोन सेल्स में जो जीन्स मौजूद होते हैं, कोन्स सॉरी कोन सेल्स पे जो जीन्स मौजूद होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द विजन ऑफ वेरियस कलर्स दैट इज ग्रीन रेड एंड ब्लू, तो उसमें जो रेड वाला होता है और जो ग्रीन वाला होता है वो क्या कर जाता है, खत्म हो जाता है। खत्म इन द सेंस दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एज इन फिनोटाइप। उनकी जो ये जीन्स होते हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, या फंक्शनल नहीं रहते हैं, या म्यूटेंट हो जाते हैं, म्यूटेशन उनमें आ जाता है, तो वो अपना फंक्शन खो चुके होते हैं, रेसेसिव हो जाते हैं, ऐसा कुछ इनमें हो जाता है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, जो कलर ब्लाइंडेड पीपल होते हैं वो ग्रीन कलर को, रेड कलर को नहीं देख पाते, उन्हें सिर्फ ब्लू कलर दिखता है। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है मार्क जकरबर्ग। अगर आपने उन्हें अच्छे से उनकी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा फिर भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि फेसबुक ब्लू क्यों है, या मार्क जकरबर्ग अपने हर मीटिंग में ब्लू टी शर्ट ही क्यों पहन के जाते हैं, या जब उनका इंटरव्यू होता है तो वहां पास जितने भी इंटरव्यूअर आते हैं वो ब्लू ही क्यों पहन कर आते हैं, उनके कैबिन में हर जगह ब्लू क्यों है। रीजन ये है बिकॉज ही इज रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडेड, वो उनको रेड एंड ग्रीन कलर क्लियरली नहीं दिखता है, तो उनको सिर्फ ब्लू कलर दिखता है। तो इट्स बेटर कि आप ब्लू वहां पहन के जाओ ताकि वो इजिली चीजों को देख सकें। और ऐसे लोग जिन्हें रेड कलर या ग्रीन कलर नहीं दिखेगा, तो उनके आगे आप रेड कलर लेकर आओगे या ग्रीन कलर लाओगे तो उन्हें क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, क्योंकि ब्लैक क्या कलर है,
ब्लैक ऐसा कलर जब आपको कुछ नहीं दिखता है तो आपको ब्लैक दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक रूम की लाइट ऑफ कर दोगे तो आपको वहां कुछ नहीं दिखता है, लेकिन हकीकत में अगर हम कलर के बेसिस पे बात करें तो आप बोलो कि आपको दिखता है क्या, दिखता है कलर, ब्लैक कलर दिखता है। तो जब हमें कुछ नहीं दिखता तो हमें ब्लैक कलर ही दिखता है। तो रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडेड जो लोग होते हैं वो रेड और ग्रीन कलर को नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ ब्लू कलर को ही सेंस कर सकते हैं, ब्लू कलर को ही देख सकते हैं। ठीक। तो जो ये कलर ब्लाइंडनेस होती है ये आपकी सेक्स लिंक्ड होती है। सेक्स लिंक्ड अभी मैंने बताया कि सेक्स क्रोमोसोम्स से जो डिसाइड हो या जिनके जीन सेक्स क्रोमोसोम्स से मौजूद हो तो उनको हम बोल देते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीजेस। सेक्स लिंक्ड अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमंस में एक होता है एक्स टाइप, एक होता है वाई टाइप। अगर फीमेल है तो एक्स एक्स हो जाएगा, मेल है तो एक्स वाई हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली दो ही टाइप के रहते हैं। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है इसके जो जीन्स होते हैं वो आपके मौजूद होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे। तो इसको आप सेक्स लिंक तो बोलोगे, और फर्दर आप और स्पेसिफिक हो गए तो आप बोलोगे एक्स लिंक्ड डिजीज या जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आपकी कलर ब्लाइंडनेस कैसी है, एक्स लिंक डिजीज है। एक्स लिंक डिजीज का मतलब क्या हुआ कि इसके जो जीन्स हैं, जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस या कलर के लिए, तो वो है आपके एक्स लिंक, वो एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इनका इनहेरिटेंस। इनका इनहेरिटेंस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर के बेसिस पे। अगर हम एक फीमेल को कंसिडर करेंगे तो वो एक्स और एक्स होगी। अब हम एक्स एक्सिस से दिखा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जिस डिजीज की हम बात कर रहे हैं वो एक्स लिंक्ड है, वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे है, तो हम सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग कराएंगे, एक्स एंड वाई। ये तो हो गया नॉर्मल। अब जब जो डिजीज है तो उसको हम मानते हैं कि जो हमारी फीमेल है उनके पास दो एक्स मौजूद है, और मेल में जाहिर सी बात है एक एक्स और एक वाई मौजूद है। तो जो फीमेल है उनका जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो है कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, या ये जो एक्स क्रोमोसोम है इसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का इफेक्ट है, मतलब ये इसके अंदर जो जीन्स हैं, जो एलीज हैं, वो म्यूटेट कर चुके हैं और ये कलर ब्लाइंडनेस को कॉज कराएंगे। तो जब हम इनकी क्रॉसिंग कराएंगे ऐसे इंडिविजुअल्स की, अब मैं यहाँ मेल फीमेल वगैरह नहीं लिख रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह से हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हम लोग के साथ ही चल रहे हो तो आपको इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अरे ये क्या है ये क्या है। तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगी ताकि हमारा काम जल्दी हो और आसानी तरीके से हो जाए। तो यहाँ जब आप बनाओगे तो आपको जाहिर सी बात है आपको एक एक्स गैमेट मिलेगा और एक इफेक्टेड गैमेट मिलेगा, एंड इनमें आपको नॉर्मल दो गैमेट्स एक्स एंड वाई मिल जाएंगे। तो इनके केसेस में आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ जो आपको जनरेशन मिलेगी वो एक्स एक्स रहेगी, एक्स एंड वाई रहेगी। इसको करोगे तो एक्स सी एंड एक्स रहेगा, और इसको करोगे तो एक्स सी एंड वाई रहेगा। इसका मतलब क्या है, देखो एक्चुअल में होता क्या है, हमने पढ़ा कि ये एक्स लिंक्ड होती है, कलर ब्लाइंडनेस आपकी एक्स लिंक्ड होती है। उसके साथ साथ एक चीज और है, ये रेसेसिव होती है। रेसेसिव होने का मतलब ये जो ट्रेट है वो रेसेसिव है। रेसेसिव का मतलब ये होता है कि जब भी वो किसी ऐसे इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है तो उसके दोनों ही फॉर्म्स होंगे तो ही वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो फीमेल के केस में यहाँ सिर्फ एक ही है और एक पे नहीं है, तो इट मीन्स कि फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस इफेक्ट देखने को उनके फिनोटाइप में नहीं आएगा। उनका जीनोटाइप कैसा है, हेट्रोजाइगस है इन टर्म्स ऑफ दिस सी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ हेट्रोजाइगस मेरा कहने का सेंस किस सेंस में है कि इनका जो एक्स क्रोमोसोम है और इनका जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है उन दोनों में दूसरे वाले में म्यूटेशन हो चुका है, एंड वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कलर ब्लाइंडनेस। सिर्फ उस सेंस में मैंने बोला है, अदरवाइज ये होमोजाइगस की कंडीशन होती है। ठीक, तो इनमें क्या है कि इनका एक क्रोमोसोम्स नॉर्मल है और एक दूसरे में इफेक्टेड है, तो ये क्या है, रेसेसिव है। आपको पता है रेसेसिव वाले अपने आप को तभी एक्सप्रेस करते हैं जब दोनों मौजूद होते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो फीमेल है ये कैसी है, अनइफेक्टेड है। अनइफेक्टेड का मतलब ये हुआ कि इन पे किसी भी तरह का डिजीज नहीं है, बट क्योंकि उनमें एक क्रोमोसोम ऐसा मौजूद है जिनमें ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, तो ऐसी फीमेल को हम बोलते हैं कैरियर फीमेल्स या कैरियर मदर। ठीक, तो इन्होंने इस तरह के गैमेट्स बनाए। और अगर आप मेल को देखोगे तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल इन द सेंस इनमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि इनमें कलर ब्लाइंडनेस का कोई भी फैक्टर नहीं है। अब यहाँ आप आ जाओ, तो ये आपके बने और इस तरह से आपको मिला, तो ये तो आपकी फीमेल बनी। कैसी फीमेल बनी, अनइफेक्टेड है क्योंकि यहाँ सी दिख नहीं रहा। ये आपके क्या है, मेल है। कैसा मेल है, अनइफेक्टेड मेल है।
इस फीमेल को आओ, तो इस फीमेल में एक्स एंड एक्स है, इट मीन्स की फीमेल है, बट इसमें एक ही सी मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका रिसेसिव होता है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो इस केस में क्या होगा, फीमेल जो है वो अनइफेक्टेड है बट कैरियर है। और जब आप इसको देखोगे तो इसमें आप बोलोगे एक एक्स है एक वाई है, इनमें एक ही ये मौजूद है, और ये क्योंकि रेसिसिव होता है तो यहाँ पास ये एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ क्या हो, देखो रेसिसिव वाला क्या करता है, अपने आप को इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट वन एक्सप्रेस नहीं करा पाता। ठीक, मतलब इस तरह से हमने पढ़ा है ना कि जब कैपिटल टी है और स्मॉल टी साथ में है तो वहां कैपिटल टी ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ क्योंकि मेल के केस में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई होता है, वाई का लिंक कलर ब्लाइंडनेस से कुछ है ही नहीं, तो ये तो फ्री है ना, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये तो अपने आप को तब एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जब इसके साथ कोई डोमिनेंट मौजूद होता है, तो यहाँ कोई दूसरा एक्स तो है नहीं, जबकि इनके केस में क्या है कि रेसेसिव वाला है उसके साथ साथ एक डोमिनेंट वाला भी है, तो इस केस में आपके जो मेल्स हो जाएंगे वो इफेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्लियरली ये दिखता है, यहाँ एक सिचुएशन ये बनकर आई कि अगर एक मदर कैरियर है, एक मदर क्या है, कैरियर है, और फादर नॉर्मल है, तो वहां 50% चांसेस है कि उनका जो सन होगा वो कैसा हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा, या 50% चांसेस है उनका जो सन होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा, और 100% चांसेस है कि उनकी जो डॉटर होंगी वो नॉर्मल होंगी। नॉर्मल इन द सेंस कि उनको कलर ब्लाइंडनेस का इश्यू नहीं होगा, उनके फिनोटाइप पे नहीं दिखेगा। बट अगर हम कैरियर के सेंस में बात करें तो फिर से सेम चीज आती है, 50% कैरियर डॉटर हो जाएंगी एंड 50% आपकी नॉर्मल रहेंगी। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई। तो कलर ब्लाइंडनेस में ये चीज आप अच्छे से समझ लो कि फॉर अ कलर ब्लाइंडनेस सन, अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा सन बने, एक ऐसा मेल ऑफ स्प्रिंग है जो कि कैसा रहे, कलर ब्लाइंडेड रहे, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल कर दो, एक कैरियर मदर लेकर आ जाओ, तो वो कलर ब्लाइंडेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हो कि मेल फीमेल जितने भी ऑफ स्प्रिंग आए वो नॉर्मल ही रहे, तो आप नॉर्मल पेरेंट्स लेकर आओ। और अगर आप ये चाहते हो कि आपकी डॉटर जो रहे वो भी इफेक्ट हो जाए, तो उनको इफेक्ट अगर आप कराना चाहते हो तो उस केस में जरूरी है कि आप या तो इफेक्टेड फादर लेकर आओ या तो फिर आप इफेक्टेड मदर लेकर आओ। अगर सिर्फ और सिर्फ मदर कैरियर है, फादर नॉर्मल है, तो इस सिचुएशन में एक ही चीज हो सकती है, 50% चांसेस हो सकती है सन के इफेक्ट होने की, बाकी सब नॉर्मल रहेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि अगर फादर हमारे नॉर्मल नहीं है, इफेक्टेड है, मान लो इस तरह का हमने कोई एक मेल ले लिया, उसमें क्रॉसिंग कराएंगे तो उसमें क्या हो सकता है, एक बार हम उसे भी देखते हैं। हमने ये एक इफेक्टेड मदर फादर ले लिया, कैरियर मदर है एंड इफेक्टेड फादर। तो ये इस तरह का बनाएंगे गैमीट, एक सी मतलब एक म्यूटेंट क्रोमोसोम आएगा। तो जब ये वाला एंड ये वाला फ्यूज करेगा तो यहाँ आपका इस तरह से बनेगा, दिस वन एंड दिस वन। ठीक, ये वाला एंड ये वाला किया तो नॉर्मल बना। अब ये वाला और ये वाला करेगा तो इस तरह से हो जाएगा, और ये वाला और ये वाला करेगा तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें क्लियर है कि अगर एक फादर इफेक्टेड है और मदर कैरियर है तो उस केस में आपको 50% फीमेल जो मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, इफेक्टेड मिलेंगी, एंड आपको 50% फीमेल कैसी मिलेंगी, कैरियर मिलेंगी। एंड मेल्स की अगर आप बात करोगे तो 50% आपको इफेक्टेड एंड 50% आपको अनइफेक्टेड मिलेंगे। अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया होगा तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर कलर ब्लाइंडनेस का इश्यूज मेल के साथ होता है, फीमेल में कम होता है। अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो फीमेल्स में कुछ 0.25% के आसपास है और मेल्स में कुछ 4% के आसपास का है। ठीक, तो मेल्स में क्यों ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मेल्स को इफेक्ट होने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, या तो फादर इफेक्टेड हो, मदर एकदम नॉर्मल हो, कैरियर वगैरह कुछ ना हो, या तो फिर ये हो जाए, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया उनको इफेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो ये चाहिए कि जो मदर हो वो कैरियर हो, फादर नॉर्मल हो, इफेक्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ एक कंडीशन अगर मिल गई तो इस तरह से हो गया। तो होता क्या है जनरली, अगर कोई फीमेल कैरियर हो चुकी है, फीमेल में ये चीज एक्सप्रेस हो नहीं पाती है,
तो उनका फिनोटाइप में तो एक्सप्रेशन आया नहीं उनके जीनोटाइप का, तो यूजुअली लोगों को पता नहीं रहता। और इस तरह की फीमेल्स जब इनहेरिट करती हैं तो इस तरह की फीमेल से क्या होता है, उनकी जो जनरेशन होती है, जनरेशन बाय जनरेशन कई सारे मेल प्रोजेनीज कलर ब्लाइंडेड हो जाते हैं। अब अगर हम इसकी पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू बनाना चाहें, मतलब आप चाहते हो कि इसका पेडिग्री सिंबल्स बना के दिखा दीजिए आप, तो हमने पढ़ा है कि मेल के लिए हम ऐसा सिंबल बनाते हैं, फीमेल के लिए ऐसा बनाते हैं, और इसको कराते हैं क्रॉस। और हमने बोला कि हमने इफेक्टेड मेल लिया है और फीमेल हमने ले ली है नॉर्मल। ठीक, जैसा हमने ये वाला केस लिया वैसे ही ले रहे हैं जो एग्जाम्पल हमने लिखा है। तो इनके केस में आपको पता है 50% चांसेस है मेल के, 50% चांसेस है फीमेल की, मतलब 2 फीमेल बनेंगी और 2 मेल बनेंगे इस तरह से। और आपको पता है कि जो कंडीशन हमने यहाँ ली है उसका मतलब ये है कि आपका मेल क्या है, इफेक्टेड है, एंड फीमेल क्या है, यहाँ कैरियर है। तो उसमें आपको एक फीमेल कैसी मिलती है, नॉर्मल मिलती है, अनइफेक्टेड मिलती है, आपको एक मेल नॉर्मल मिलता है, अनइफेक्टेड मिलता है, एक इफेक्टेड मेल मिलता है आपको, और एक इफेक्टेड फीमेल मिलती है। ठीक, तो इस तरह से आप इसका पेडिग्री एनालिसिस का डायग्राम भी बना सकते हो। आप फर्दर चाहो तो फिर से क्रॉसिंग करा सकते हो, अगर आप इनके बीच की क्रॉसिंग करा दो तो क्या मिलेगा। अब इसमें तो आप अपना बस लॉजिक मेंडल का आपने जो इनहेरिटेंस पढ़ा है आपको वही लॉजिक लगाते जाना है और आपका काम होता चला जाएगा। ठीक, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है इसमें। हाँ ये है कि कंसेप्ट बेस पे जब 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो ये जरूर आ जाता है कि कितने परसेंट चांसेस है मेल के इफेक्ट होने की, फीमेल के इफेक्ट होने की। या जैसे नीट की अगर आप बात करो तो नीट में भी आते हैं इसी तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं, वहाँ पे डिग्री बेस पे भी आ सकते हैं, क्रॉसिंग बेसिस पे भी आ सकते हैं, या परसेंट वगैरह भी पूछा जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब हम अपने सेकेंड डिजीज पर आते हैं, दैट इज हेमोफीलिया, एंड दैट विल बी द लास्ट डिजीज फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर अदर डिजीजेस। देखो आपको मैंने कलर ब्लाइंडनेस बहुत अच्छे से मतलब उसका इनहेरिटेंस उनका सब कुछ बता दिया। ये सेम चीज आपको हीमोफीलिया के केस में भी करनी है, तो वहां मैं आपको बार बार अलग अलग तरह की क्रॉसिंग करके नहीं दिखाऊंगी और ना ही मैं पेडिग्री डायग्राम बनाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी यहाँ आपको बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, यू आर फ्री फॉर दैट, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछो, हमारी वेबसाइट पे पूछ लो। लेकिन मैं इसका अभी दोबारा से क्रॉसिंग नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वही चीज है, सेम है, अननेसेसरी एक ही चीज को बार बार करने से कोई फायदा नहीं होता। तो अगर हम अब हीमोफीलिया की बात करते हैं तो हेमोफीलिया भी सेम कंडीशन है, ये एक्स लिंक्ड होता है एंड रेसेसिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन मौजूद होंगे, रेसेसिव है तो फीमेल के केस में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर अगर मौजूद है, मान लो इस तरह से दोनों ही पर अगर मौजूद है तो ही आपकी ये क्या होगी, इफेक्टेड फीमेल होगी। और अगर सिर्फ एक मौजूद होगा, एक सही रहेगा, तो ये अनइफेक्टेड होगी, बट इसे हम कैरियर बोल देते हैं, या कि कैरियर फीमेल कहलाएगी। और अगर मेल की बात करेंगे तो मेल में अगर एक भी मौजूद है तो वो आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टेड मेल हो जाएगा, और अगर नहीं मौजूद है तो वो अनइफेक्टेड हो जाएगा। और जैसा अभी आपने कलर ब्लाइंडनेस में देखा कि अगर आप चाहते हो कि आपका मेल इफेक्ट करे तो उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है, एक कैरियर मदर को लेकर आना होता है, तो उससे आपके मेल्स की 50% चांसेस होती है इन्फेक्ट नहीं हो सकते, इफेक्ट होने की। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी डॉटर भी इफेक्ट हो तो उस केस में आपको मदर को भी लेना पड़ेगा और आपको फादर को भी इफेक्टेड लेना होगा, तो ही आपको मिलेंगे। अब ये हेमोफीलिया होती क्या है, एक्स लिंक्ड है, रेसेसिव है, ये चीजें मैंने बता दी, मैं इनका मैं डायग्राम बनाने जा रही हूँ। मैं बस आपको ये बताऊंगी कि हेमोफीलिया डिजीज होती क्या है। देखो इस डिजीज में एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग में अभी नेक्स्ट चैप्टर पे यही हम लोग को पढ़ना है, डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन बनता है, और एक्चुअल में देखा जाए तो ये प्रोटीन ही होता है जो अपने आप को ऐसा फिनोटाइप एक्सप्रेस करता है। ठीक, या डिसाइड करता है। अभी इतना ही बस हम लोग रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हमको उसको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ क्या होता है कि हेमोफीलिया कंडीशन में ये होता है कि जो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, कई सारे प्रोटीन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, मतलब क्लॉटिंग को रोकते हैं। यूजुअली क्या होता है, अगर आपको कहीं कट लगता है और उसको आप अगर ट्रीट ना भी करो, नॉर्मल कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, उसमें मोशन ना करो, नॉर्मल छोड़ दो उसको, तो अपने आप ब्लड रुक जाता है छोटे से कट में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कट हो जाए, थोड़ा सा एक नॉर्मल कट होता है।
या कभी कभी हम क्या करते हैं, तो थोड़ा प्रेशर ऐसे करते हैं ताकि ब्लड फ्लो रुक जाए, और ब्लड फ्लो रुक भी जाता है। तो वैसा क्या होता है, वहां पास आप बोलोगे थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह आ जाते हैं, हाँ वही जो क्लॉटिंग कराते हैं ना। तो यहाँ क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जब कुछ आपको कट लग जाता है। लेकिन जब हीमोफीलिया डिजीज पेशेंट की हम बात करेंगे, उनमें क्या होता है, अगर एक छोटा सा भी कट लग गया तो उनकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुक पाती? क्योंकि उनके जो प्रोटीन दैट इज इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वो डैमेज हो चुका होता है, या वो फंक्शनल नहीं रहता है, या वो म्यूटेट हो चुका होता है। ठीक है। तो यहाँ पास एक वर्ड यूज होता है बुक्स में, कैस्केड ऑफ प्रोटीन। तो ये कुछ अलग चीज नहीं है, वही ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, कैस्केड ऑफ प्रोटीन। तो इसमें कई सारे प्रोटीन रहते हैं, तो इसमें कोई एक प्रोटीन रहता है वो डैमेज हो जाता है या नॉन फंक्शनल हो जाता है, और इसकी वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो रोक, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता। एक छोटा सा भी कट क्या करता है, लगातार ब्लीडिंग कराता ही चला जाता है, और उसके वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, पेशेंट का ब्लड लॉस हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है, एक छोटे से कट से ही डेथ हो जाती है उनकी। ठीक। अब छोटे से कट इन द सेंस समझ रहे होगे आप। ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमने इस वीडियो में दो डिजीजेस देख ली, कलर ब्लाइंडनेस देख ली, हेमोफीलिया देख ली। हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिजीजेस को देखेंगे, क्योंकि अब हमारा मोटिव सिर्फ डिजीजेस को ही पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक। तो मुझे आई होप कि आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, आपने ये भी देखा। और अगर अच्छा लगा तो बस फौरन से लाइक कर दें, एंड हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से सब्सक्राइब कर दें। एंड एक चीज़ मैं यहाँ और बताना चाहूँगी, वो ये है कि इसमें एक बहुत फेमस एग्जाम्पल यूज होता है क्वीन विक्टोरिया का। तो क्वीन विक्टोरिया जो थी, ये खुद कैसी थी, ये कैरियर थी। तो क्योंकि ये कैरियर थी, तो इसकी वजह से भी कई सारी जनरेशन में हेमोफीलिया देखने को मिला है, एंड शी इज, मतलब हर जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके। तो बस जल्दी से लाइक कर दें, एंड थैंक यू।